कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की तरफ मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछे करो। सक्सेस मार्केट तुम्हारे पीछे आएगी। Hello dear students, welcome back to the channel. I am hoping you are doing good in your counseling. So today I am answering the most frequently asked question about REAP 2025. So stay tuned till the end. But starting with this video, उन सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि इतनी डिटेल्ड नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आई एम डूइंग ऑल दीज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या गैप सर्टिफिकेट की हमें रिक्वायरमेंट है? हम ड्रॉपर हैं, क्या हमें गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है? तो मेरी तरफ से आंसर है कि आपको किसी भी तरीके की गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड, नो। इसका रीज़न है, बट मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कॉलेजेस में आप रिपोर्ट करने जाएंगे वो रूल से अवेयर तो होते नहीं हैं, और जो पुराने जैसे सिस्टम से काउंसलिंग करते आ रहे थे उसी सिस्टम से करते रहेंगे और वो आपसे गैप सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। तो आप उनको समझा सकते हो। एक्चुअली जो पुराना सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग वो चलते आ रहे हैं, न्यू रूल से अवेयर नहीं है। बस यही एक रीज़न है कि वो आपसे मांग सकते हैं, बट आप उनको समझा सकते हो क्योंकि आपने मेरा चैनल वॉच किया है तो आप रूल से हमेशा अवेयर रहोगे, अपडेटेड रहोगे, तो आप उनको बता सकते हो। और ज़रूरत है इस लेटर की, जो मैं आपको लेटर और डॉक्यूमेंटल प्रूफ दिखा रहा हूँ, अगर इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे आप कॉलेज वालों को शो कर सकते हो अगर वो आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो 2024-25 के बाद, उससे पहले तक गैप सर्टिफिकेट की, चाहे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लो, चाहे आप नॉर्मल कॉलेज में किसी भी कॉलेज एजुकेशन में एडमिशन लो, तो 2024-25 से पहले आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता था। बट 2024-25 से जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, विद्यालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, उन्होंने एक नया सर्कुलर जारी कर इस प्रोविजन को हटा दिया, गैप सर्टिफिकेट के प्रोविजन को या गैप लेने वाले सिस्टम को हटा दिया। तो होता क्या था कि पहले गैप लेने पर वो भी ये होता था कि अगर आप 2 साल से ज़्यादा गैप ले रहे हैं तब आपको गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर होता था, बट कॉलेज वाले 1 साल के गैप पर ही ले लेते थे। बट पुराने नियम में भी अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप आ गया तो आपको रिक्वायर होती थी गैप सर्टिफिकेट की। 1 साल पे तो फिर भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। तो आप इस लेटर को देख सकते हैं। उपयुक्त शैक्षणिक सत्र 2024-25 मतलब 2024-25 से स्टार्ट हुआ और या लागू है, भी इसको हटाया नहीं है। तो हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रवेश नीति में चेंज कर दिया है। जैसे अंतराल बोलते हैं, गैप को ही अंतराल बोलते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। उत्तीर्ण कर पश्चात 2 अकादमिक सत्रों से अधिक अंतराल व्यतीत होने पर स्वयं पाठी आवेदक को अगली कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब पहले प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी, इसीलिए एफिडेविट देना पड़ता था, गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता था, उसके बाद प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी। एफिडेविट या गैप सर्टिफिकेट देने के बाद ये सिर्फ बॉयज़ को देना पड़ता था। गर्ल्स का अगर कितना भी ईयर का गैप है तो गर्ल्स कैंडिडेट जो महिला अभ्यर्थी है उनको ना तो पहले जरूरत पड़ती थी गैप सर्टिफिकेट की, ना अभी जरूरत पड़ेगी। तो उसके अलावा जो स्पेशल कैंडिडेट होते हैं उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। सो ये केवल बॉयज़ के लिए था जिनको एफिडेविट देना पड़ता था, पर अब इसको हटा दिया है। तो प्रवेश नीति के उक्त बिंदु संख्या सत्र 2024-25 से विलोप किया है। तो ये जो पहले गवर्नमेंट के एडमिशन प्रोसेस में लिखा हुआ था उसको हटा दिया गया है 2024-25 के बाद से। तो अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है गैप सर्टिफिकेट की। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, ये ऑथेंटिकेटेड, क्योंकि मैं हर चीज़ ऑथेंटिकेटेड करके ही आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स विल नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी एफिडेविट। मतलब एफिडेविट गैप सर्टिफिकेट हो गया, कैन ऑब्टेन डायरेक्ट एडमिशन, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ऑल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज हैव बीन प्रोवाइडेड विद इंस्ट्रक्शन पर्टेनिंग दिस। तो इन्होंने तो सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को इंस्ट्रक्शन भेज दिया है, बट उसके बाद भी अवेयर नहीं हो पाते हैं। बस यही प्रॉब्लम है और आपसे गैप सर्टिफिकेट मांगने लग जाते हैं कुछ कॉलेज। सो स्टेटेड अ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्टूडेंट ऑफ द स्टेट टेक अ गैप आफ्टर क्लास 12 टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिशन। गैप लगी जाता था, तो अब आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप पढ़ सकते हो, इस न्यूज़ को डिटेल में, और इसको भी आप पढ़ सकते हो। सो नो गैप सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। फिर भी आप काफ़ी समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, मैंने भी आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दिए, उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर भी अगर आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है तो मैं उसका भी फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये क्या है, अंतराल मतलब गैप हो गया, अंतराल संबंधी शपथ पत्र, ये पॉज कर देख लेना। बस ये आपकी डिटेल्स लिखनी होती है, इसको स्टैम्प पेपर पर बनवाना होता है। यहाँ पे आपके साइन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके नोटरी हो गया या कोई भी आपके पहचान में है तो वो तस्दीक करके उस पर साइन कर देगा। बस इतना आसानी से आपका गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये तो क्वेश्चन था रिगार्डिंग गैप सर्टिफिकेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ टू चेक व्यू कॉलेज अलॉटमेंट ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को वहाँ पर रीप की वेबसाइट पर आप जा रहे हो तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेट पैनल में जाओगे तो यहाँ पर करीब 15 से 20 लिंक यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। 15 से 20 लिंक यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं रीप ने। तो ये इनके खराब एडमिशन प्रोसेस को शो करता है। वहाँ पर 15 से 20 लिंक शो कर दिए हैं, उसके अंदर यूट्यूब के लिंक भी उन्होंने डाल दिए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा उनका लिंक है, कौन सा नहीं है। और जैसे जैसे एडमिशन प्रोसेस ये बढ़ता जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो ये 50 लिंक यहाँ पर क्रिएट कर दें और फिर आप कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन ही आपको क्रिएट रहे। तो ये मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, और जितने भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो आपको लिंक प्रोवाइड कराते हैं, और लिंक आपको टेलीग्राम पे ले जाता है या उधर के लिंक पर ले जाता है, और आप परेशान हो जाते हैं और वो आपको अपने प्रमोशन में इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको किसी भी तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, कोई भी अनऑथराइज सोर्स का जो लिंक है उस पर क्लिक नहीं करना है। इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए। वो कहीं भी आपकी हेल्प नहीं, आपको किसी लिंक पर ले जाकर बस अपना सपोर्ट बेस वो बढ़ा रहे हैं अननेसेसरी, ना कि आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, उल्टा आपको कन्फ्यूजन और बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इतने सारे कैंडिडेट पैनल के अंदर लिंक है, उसमें कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कॉलेज को कहाँ देखें और अपवर्ड के लिए कहाँ जाएँ, विड्रॉल के लिए कहाँ जाएँ। इतने सारे लिंक में स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है। जो अपनी फॉर्म नंबर वगैरह डाल रहा है तो वहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड का उसको मैसेज मिल जाता है, क्योंकि वो गलत लिंक पर क्लिक कर रहा है। तो आप इसको ध्यान से समझना कि आपको कैसे कैसे चेक करना है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको पुराने वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अटैच रहिए, जिससे आप अपडेट रहेंगे, और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है इसके रीप पोर्टल पर जाकर, और ये कन्फ्यूजन और बढ़ता ही जाएगा जब तक आप सही नॉलेज नहीं रखेंगे कि कैसे कहाँ से क्या चेक करना है। तो इस बार रीप ने क्या है कि 2 डोमेन बना रखे हैं, मतलब 2 वेबसाइट बना रखी है। एक तो बना रखी है https cegadmission.co.in,
एक तो ये वेबसाइट है और एक जो मेन वेबसाइट है वो https reap2025.com है। तो ये दो वेबसाइट हैं। अब ध्यान से समझना कि reap2025.com पे आपने रीप का रजिस्ट्रेशन किया था और उसके बाद जो नई ये वेबसाइट है आप डायरेक्टली इसको वेब पोर्टल पे लिखोगे cegadmission.co.in, तो इस तरह की एक वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये वाली जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी जैसे ही आप डालोगे यहाँ पर। तो जैसे ही आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है, जो डेट्स दे रखी है बिल्कुल कॉलेज अलॉटमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, जो रीप ने इंपॉर्टेंट डेट्स की जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो जिस दिन जो राउंड डिक्लेयर हो रहा है, अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट चेक करना है तो डायरेक्टली ये https.cegadmission.co.in पर जाओगे आप, कहीं भी किसी दूसरे लिंक पर नहीं जाना, वेबसाइट पर ही लिखोगे और ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और ये वाली जो वेबसाइट है ये ओपन होगी तो इसके अंदर आपको रीप बी बीटेक चूज करना है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं बट आपको अपना रीप बी बीटेक चूज करना है और लीप के स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पर लीप चूज करना है। तो जिस भी कैटेगरी के हैं वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। फिर आपको इसके अंदर भी दो ऑप्शन है, अनलॉक का और एक इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट ऑफ एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग चेक पे करना है और कंटिन्यू करना है। फिर ये आपसे फॉर्म नंबर और पासवर्ड मांगेगा तो वो आपको इंसर्ट करने, तो आपको ये चेक करा देगा कॉलेज अलॉटमेंट एंड ऑनलाइन। तो इस बार कॉलेज अलॉटमेंट ऑनलाइन के लिए ये एक वेबसाइट क्रिएट की हुई है जिसका काम सिर्फ आप जो पे सीट एक्सेप्टेंस कर रहे हो इसका काम पे एक्सेप्टेंस फीस करने का है कि इस पर आप फीस पे कर दोगे, ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दोगे और कॉलेज को देख लोगे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और आपका स्टेटस आपको करंट वहाँ पर मिलता रहेगा कि आप रिपोर्टेड हो, ऑनलाइन रिपोर्टेड हो। तो ये सब चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट को यूज़ करना है। इसी का लिंक रीप की वेबसाइट पर आ जाता है बट आप कंफ्यूजन हो जाते हो तो आप डायरेक्टली इस पर जाकर cegadmission.co.in पर जाकर इस काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। आपको डेट ध्यान में रखनी है, जैसे 26 तारीख को रिजल्ट आएगा फिर आप कंफ्यूजन हो जाओगे कहाँ चेक करना है, तो आपको CG एडमिशन पे जाकर ये चूज़ करना है और कंटिन्यू करना, अपना फॉर्म नंबर डालना और देखना है कि वहाँ पर आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से देखना है। जब आप इस अलॉटमेंट को देखोगे तो इसके अंदर आपके सारे अलॉटमेंट, मतलब जितने भी राउंड्स में आपने पार्टिसिपेट किया है आपका पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा इसके अंदर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट TFWS राउंड से लेकर राजस्थान राउंड तक जितनी भी आपने एक्टिविटीज़ की हैं टिल 6th राउंड तक वो सब इसके अंदर आपकी विजिबल होंगी। आपने किस राउंड के लिए कितना पेमेंट किया है, क्या आपने क्या स्टेटस रहा है, वो सब आपको शो करेगा एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर। तो ये तो हो गया कि अगर आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, कॉलेज अलॉटमेंट स्टेटस देखना है तो cegadmission.co.in पर जाना है। फिर वापस आपको अगर अपना एडमिशन विड्रॉल करना है या फिर अपवर्ड राउंड में जाना है तो वापस आपको रीप 2025 पर जो लिंक अवेलेबल होगा अपवर्ड का, वो जो डेट दे रखी होगी उन डेट तक आपको अब ये सारे लिंक अवेलेबल रहेंगे। आपको अपवर्ड का आप जाना है तो उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप रीप 2025 पर जाकर अपवर्ड के लिए जा सकते हो और वहाँ पर अपना फॉर्म नंबर और ये डालेंगे तो आपका उसके अंदर खुल जाएगा इंटरफेस और आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद विड्रॉल करना है तो विड्रॉल का लिंक आ चुका है रीप की वेबसाइट पर और ये जो लास्ट डेट आएगी तब तक विड्रॉल का ऑप्शन वहाँ पर रहेगा। तो आप अभी एडमिशन स्टार्ट होने के प्रोसेस से लेकर जब तक एडमिशन प्रोसेस चलेंगे जो कि 14 अगस्त तक चलने वाले हैं, तब तक विड्रॉल का जो ऑप्शन है वो रीप की वेबसाइट पर रहेगा और आप 14 अगस्त तक कभी भी अपना एडमिशन विड्रॉल करा सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि दो वेबसाइट हैं कि इस वेबसाइट पे जाकर हमें क्या सर्च करना है और रीप 2025 पे हमें क्या सर्च करना है, क्योंकि कैंडिडेट पैनल में अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लिंक क्रिएट हो जाएंगे और जिनसे भी इधर उधर गलत सोर्सेस से आप हेल्प ले रहे हैं वो आपको गलत जगह पर डाइवर्ट कर देंगे। वो आपको किसी को टेलीग्राम पर ले जाएगा, कोई व्हाट्सअप लिंक पर ले जाएगा। आप उन चक्करों में ना पड़ें, इसको समझें और इसके अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट देखें और काउंसलिंग प्रोसेस को ठीक तरीके से करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ आई गेट माई फी रिफंडेड इफ आई वांट टू कैंसल एडमिशन एंड हाउ मच टाइम इट टेक फॉर रिफंड प्रोसेस। एडमिशन कैंसिल फी रिफंड, मतलब एडमिशन फीस रिफंड का भी अभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपने काउंसलिंग रीप के थ्रू पार्टिसिपेट किया, मतलब रीप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अभी रीप की वेबसाइट पर एडमिशन विड्रॉ का लिंक एक्टिव हो चुका है। उसमें जैसा जैसा पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कर सकते हो। उसके अंदर आपको क्या है कि अप्लाई करना पड़ेगा और आपको एक अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले कैंसिल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में एक अपलोड करना होगा कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे की है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके खाते में रिटर्न हो जाएगी कुछ समय बाद। कितने समय बाद वो भी बताता हूँ। तो अगर आप रिफंड कराना चाह रहे हैं तो रीप की वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल है, उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करके आप कैंसिलेशन करा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर एक अपलोड करना होगा। और जो फिजिकल रिपोर्ट करके कैंसिल करा रहे हैं तो उनको कॉलेज से एक NOC लेनी पड़ती है, वो आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। उनसे एक लेने के बाद एक जनरेट होगी, वो पर अपलोड करनी होती है और उसके बाद आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। तो वो आपको जो भी एक्टिव लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर जैसा जैसा पूछा है, कई बार काफ़ी चेंजेस कर देता है क्योंकि आपको ही वहाँ पर अपने फॉर्म नंबर और डालकर वो दिखेगा। तो जैसे जैसे वो स्टेप बाय पूछ रहा है वो सारी चीज़ें आप कर देंगे तो आपका एडमिशन वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा और आपकी जो फीस है वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। तो इस बार दो तरीके से आपकी फीस रिफंड होगी, एक तो आप रीप को फीस पे कर रहे हो और एक आप कॉलेज को फीस पे करोगे। रीप को कौन सी फीस पे कर रहे हो, सीट एक्सेप्टेंस फीस है 10,000। एक तो आप 10,000 यहाँ पर रीप को पे कर रहे हो सीट एक्सेप्टेंस फीस और कॉलेज को आप ट्यूशन फीस एक्सेप्ट करो, यहाँ पर ट्यूशन फीस आप दोगे। तो पहले रीप की बात कर लेते हैं कि रीप पर आपने कैंसिल कराया तो यहाँ से रीप आपके 10,000 में से 1,000 काट लेगा और 9,000 आपको रिफंड करेगा। और ये जो पैसा आपको रिफंड होगा ये लगभग दिसंबर तक जाकर रिफंड होता है। जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ये जो पैसा है वो आपको दिसंबर तक जाकर रिफंड होगा। उसके बाद यहाँ से जो पैसा रिफंड होगा, रीप का काम है सिर्फ आपसे आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वही रिफंड करने का काम है। तो इसमें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, टाइम जरूर लगता है बट रीप के थ्रू आपका पैसा आपके खाते में ऑटोमेटिकली रिफंड हो जाएगा। अगर आपने अपने खाते से ही पैसा कटवाया है तो वो आपके खाते में आ जाएगा, जिस खाते से आपने पैसा कटाया उसी खाते में आता है। अगर आपने किसी और के खाते से पैसा कटाया है तो रीप की ही वेबसाइट पर कुछ टाइम बाद अकाउंट नंबर चेंज करने का लिंक आएगा। अगर आप उसको फिल कर देंगे तो आप अकाउंट नंबर चेंज करके जिस खाते में रिफंड लेना चाहते हैं उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा। बाकी इस पर डिटेल वीडियो में अलग से बना दूंगा। तो ये तो हो गया रीप के थ्रू
रीप किस तरीके से पैसा वापस करेगा। उसके बाद मेन दिक्कत जो आएगी वो कॉलेज के साथ दिक्कत आएगी, कॉलेज से रिफंड। अगर आपने कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया, ट्यूशन फीस पे कर दी है, तो उसके रिफंड में प्रॉब्लम आएगी। और होगा क्या कि अगर आप एडमिशन कैंसिल नहीं कराते हैं, अभी आप ओके कर लेते हैं, तो रीप ये पैसा है आपका कॉलेज को ट्रांसफर कर देगा। जो 10,000 रुपीज़ हैं पूरे के पूरे यहाँ पर कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ट्यूशन फीस में वो जो अमाउंट है वो ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगा, ट्यूशन फीस में एडजस्ट हो जाएगा जो भी कॉलेज की ट्यूशन फीस है। और यहाँ पर जो कॉलेज है, अगर कुछ टाइम बाद अगर आप विड्रॉ कराओगे कॉलेज से, तो कॉलेज क्या करेगा, आपको उसके लिए ऑनलाइन एक्टिव लिंक पर ही करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए कॉलेज से भी आपको एनओसी लेनी पड़ती है, और वो डॉक्यूमेंट उनसे लेने के बाद वो अपलोड करना पड़ता है। तो फिर कॉलेज जनरली बहुत टाइम लगाते हैं फीस रिफंड करने में। लास्ट ईयर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि आरटीयू है, उसने भी रिफंड में बहुत टाइम लगा दिया था, पता नहीं रिफंड किया भी नहीं क्या। बट लास्ट तक स्टूडेंट्स मेरे से सॉल्यूशन पूछते रहते हैं, मैं बताता भी रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे सॉल्यूशन पता नहीं चला कि उनको एक्चुअल में रिफंड हुई नहीं हुई। बट मैंने उनको सॉल्यूशन बता दिए थे सारे, किस तरीके से उनको रिफंड कराना है। बट आरटीयू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने भी बहुत टाइम लगा दिया था फुल फीस रिफंड करने में। तो कॉलेजेस के अंदर जब भी आप पैसा जमा करा रहे हैं तो उसकी जो फीस रिसिप्ट है वो संभाल के रखें, और ये एक बहुत लंबा प्रोसेस लेते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा आपको चक्कर कटा देंगे ट्यूशन फीस डिपॉजिट होने के बाद। तो ये सब चीज़ें आप पहले ही कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त क्लियर कर लें कि अगर इन केस आपको कैंसिलेशन पे जाना पड़ा फॉर एनी रीज़न तो कितना टाइम लगेगा, तो वो सारी चीज़ें उनसे पहले ही क्लियर कर लें। क्योंकि इस बार आपको 2 जगह से फीस रिफंड होगी कैंसिलेशन कराने के बाद। एक तो आपको रीप से होगी, तो यहाँ टाइम जरूर लग सकता है, बट यहाँ फेयर प्रोसेस है। बट कॉलेज के अंदर जब आप ट्यूशन फीस जमा करा देंगे, क्वेश्चन मनी जमा करा देंगे, आपकी क्वेश्चन मनी भी जमा हो जाएगी, ट्यूशन फीस भी जमा हो जाएगी, तो एक बड़ा अमाउंट कॉलेज के पास जमा हो जाता है। उसके रिफंड में जनरली कॉलेज टाइम लगाता है, और प्राइवेट तो बहुत चक्कर कटा देते हैं और कई बार रिफंड भी नहीं करते। आप लोग चक्कर काटते हैं और आप रूल से भी अवेयर नहीं है, और मुझ जैसे सपोर्टर को, मुझ जैसे मोटिव गाइडर को आप सपोर्ट भी नहीं करते, तो आपको जनरली यूट्यूब पर कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा। अभी चाहे आपको सब बता रहे होंगे कि ऐसा कर लो, ये पढ़ होता है, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बट जब आपको एक्चुअल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आपको मेन टास्क के लिए कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा आपके, मैं पहले ही बता देता हूँ। तो इतनी नॉलेज भी कोई नहीं रखता, हेल्प तो तब करेगा जब नॉलेज रखता होगा, किसको अप्रोच करना है, कहाँ से क्या करना है फीस रिफंड के लिए। तो काफ़ी इशूज़ आएंगे, और आगे भी बहुत इशूज़ आते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आगे भी कॉलेज करते करते भी अगर आपको ब्रांच चेंज करनी है तो उसके अंदर भी काफ़ी इशूज़ आते हैं। और कुछ टाइम कॉलेज पढ़ने के बाद अगर आप कॉलेज समझ नहीं आ रहा, फिर आप कॉलेज चेंज कराना चाह रहे हो, तो कॉलेज चेंज कराने के बारे में भी कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा। तो इन सब के लिए नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कॉलेज आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज नहीं चाहेगा कि आप कॉलेज चेंज करो। ब्रांच चेंज करोगे तो भी उसकी सिरदर्दी बढ़ती है, फीस रिफंड कराओगे तो भी उसकी सिरदर्दी बढ़ेगी। तो कॉलेज की अथॉरिटीज़ कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, और बाकी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कोई भी इतना अच्छा गाइडर अवेलेबल है ही नहीं जो बेस्ट नॉलेज रखता हो और आपको सपोर्ट कर सके इतना। तो डेट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि जो सही नॉलेज दे रहा है, जो अभी भी स्टूडेंट्स के काम आ रहा है और फ्यूचर के भी काम आ रहा है, फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स के काम आएगा, तो उनको आपको समझ रखते हुए सपोर्ट करना चाहिए कि आपके लिए भी बेनिफिशियल है और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है। विदाउट सब्सक्रिप्शन बेस तो आप जानते हो कि मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मैं भी एक टाइम पर बहुत मेहनत लगती है वीडियो वगैरह बनाने में, तो एक टाइम के बाद मैं भी वीडियो बनाना बंद ही कर दूंगा अगर मुझे उतना मोटिवेशन या सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैं बता दूं कि एडमिशन कैंसिल कराने की जो लास्ट डेट है वो कब तक रहेगी। तो लास्ट डेट 14 अगस्त है इस बार एडमिशन कैंसिल कराने की। आप किसी भी राउंड में कभी भी एडमिशन लें और कभी भी कैंसिल कराना चाह रहे हैं तो कभी भी कैंसिल करा सकते हैं। एज पर रूल्स जो नियम है वो कहते हैं कि 14 अगस्त 2025 तक आप कभी भी कैंसिलेशन करा सकते हैं। अगर आपने TFWS राउंड में एडमिशन ले लिया, राजस्थान राउंड में एडमिशन ले लिया, जिस भी राउंड के एडमिशन को कैंसिल कराना चाह रहे हैं, तो उसकी जो लास्ट डेट है किसी भी तरह के एडमिशन को कैंसिल कराने की वो 14 अगस्त 2025 है। AICTE ये डेट डिसाइड करता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये रीप के हाथ में भी नहीं है। रीप को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निक, इसके अकॉर्डिंग ही रीप को चलना पड़ता है। आप सोचो कि रीप अपने हिसाब से कुछ चेंज कर देगा तो रीप भी चेंज नहीं कर पाएगा। तो अगर AICTE डेट रिवाइज नहीं करता है तो आप इसी डेट को लास्ट मान के चलें, और इसको ही मान के चलें अगर डेट एडमिशन की रिवाइज भी करता है तो भी एडमिशन कैंसिलेशन की यही डेट मान के चलें। इसके बाद आपको कॉलेज जनरली पैसा रिफंड नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में। इसके बाद भी कुछ अमाउंट तो रिफंड होता है, वो सब मैं बताऊंगा कि कौन सा अमाउंट 14 अगस्त के बाद रिफंड हो सकता है, कितना अमाउंट, और 14 अगस्त से पहले पहले कितना हो सकता है। कॉलेज तो आपको साफ ही मना कर देगा, बट अमाउंट है वो 14 अगस्त के बाद भी रिफंड होता है, तो वो सब मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में। तो AICTE है, यही डेट्स डिसाइड करता है इंजीनियरिंग एडमिशन की, यही विड्रॉल की, सब कुछ यही डिसाइड करता है। उसके अकॉर्डिंग ही रीप को लेना पड़ता है। गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं करती। अब होता क्या है कि इंजीनियरिंग की सीट्स हैं 14 अगस्त तक भी खाली हो जाती है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हाहाकार मच जाता है, उनकी सीटें खाली रह जाती हैं। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और वहाँ से कुछ टाइम बढ़ा लेते हैं, स्पॉट या डायरेक्ट एडमिशन का राउंड बढ़ा लेते हैं, उसकी डेट एक्सटेंड कर लेते हैं। बट AICTE क्या है कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विड्रॉल का अपडेट नहीं करता है, तो आप ये मानकर ही चलिए कि 14 अगस्त 2025 ही एडमिशन की विड्रॉल रहेगी। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आप समझ गए होंगे कि 14 अगस्त 2025 तक आप किसी भी तरह के एडमिशन को कैंसिल करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो प्रोसीजर मैंने बता दिया, एक्टिव लिंक पर जाना है, वहाँ पर जाकर आप किसी भी टाइम पर अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हो। और जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रीप है वो आपके 10,000 में से 1,000 डिडक्ट कर लेगा। इसी तरीके से कॉलेज है, कॉलेज भी क्या कर सकता है, जितनी भी फीस आपने जमा की है कॉलेज की, तो उसको राइट है सिर्फ 1,000 डिपॉजिट करने का। तो 1,000 डिपॉजिट कर लेगा और रेस्ट ऑफ द मनी आपकी क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो इस तरीके से ये पूरा कैंसिलेशन फी विड्रॉ का प्रोसेस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है व्हाट शुड आई डू आफ्टर सीट अलॉटमेंट। मतलब मुझे सीट अलॉटमेंट हो चुकी है तो मुझे क्या करना है सीट अलॉटमेंट के बाद। सीट अलॉटमेंट के बाद मैंने वही बताया कि आप CEG एडमिशन का जो मैंने आपको डोमेन बताया, CEG एडमिशन, जो भी जिस डेट पर अलॉटमेंट हो रहा है ceg.admission.com पर जाओगे, तो वहाँ पर जाने के बाद अपना लॉगिन ID पासवर्ड डालोगे, तो आपको चेक करना है कि आपको कुछ अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अपवर्ड राउंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर भी अलॉटमेंट ही होता है, तो अपवर्ड राउंड के रिजल्ट्स में भी जाकर आपको CEG एडमिशन पर जाकर चेक करते रहना है। जितने भी अपवर्ड राउंड के रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको किसी भी स्टेज पर कोई भी सीट नहीं मिली है, मान लो मेन राउंड में नहीं मिली है, तो मेन राउंड के जो अपवर्ड राउंड हो रहे हैं तो अपवर्ड राउंड में आपको सीट मिल सकती है। तो आपको CEG एडमिशन पर जाकर आपको बार
बार बार चेक करते रहना है। मतलब जो डेट्स उसमें दे रखी है कैलेंडर में रीप के में उन डेट्स पर जा जाकर तो जरूर चेक करना है। तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको cgadmission.co.in पर जाना है। उसके बाद सीट अलॉटमेंट अगर आपको उसके अंदर दिखती है आपको स्टेटस के अंदर, और आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद ऐसा लगता है कि कॉलेज आपके लेवल का है, आपको इसमें फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, या ऐसा लगता है कि कॉलेज आपके लेवल का नहीं, आपकी अपर की चॉइस अच्छी है और आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो भी आपको अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड अकॉर्डिंगली करना होगा। तो दो चीज़ों के लिए करना है आपको सीट एक्सेप्टेंस फी स्टेटस चेक करने के बाद। एक तो आपको कॉलेज डन हो गया, कॉलेज आपको समझ में आ गया, तो आप सीट एक्सेप्टेंस फी करके वहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करके और फिजिकल कॉलेज रिपोर्टिंग करके अपनी सीट को डन करा लें, फीस वगैरह जमा करके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के सब कुछ। और दूसरा है, अगर आपको नहीं समझ में आया है और आप देख रहे हैं कि अपवर्ड की चॉइस अच्छी है, जो आपने चॉइस फिलिंग में ऊपर की चॉइस अच्छी भरी है, तो अपवर्ड में जाने के लिए भी आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया कि सीट अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है। तो ये आपको सीट अलॉटमेंट के बाद करना है कि आपको 10K पे करना है। अगर आप कॉलेज से इंटरेस्टेड हैं और आपको अपवर्ड में जाना है तो भी 10K पे करना पड़ेगा, तभी आपके आगे के लिंक एक्टिव हो पाएंगे। नेक्स्ट है, कैन आई गो फॉर अपवर्ड और नॉट, हाउ टू डिसाइड। क्या मुझे अपवर्ड में जाना चाहिए या जो मिल गया है उसी में रह जाना चाहिए, कैसे मैं डिसाइड करूँ। तो इसका सिंपल सा है, इफ़ यू अलॉटेड कॉलेज इन मेन राउंड, आपको अगर मेन राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है, मान लो TFWS का मेन राउंड है, उसके अंदर मेन राउंड का मतलब है, समझ जाइए मेन राउंड क्या है। मेन राउंड जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होता है, मेन राउंड मतलब TFWS राउंड मेन राउंड हो गया, फिर उसके अंदर 3 अपवर्ड मूवमेंट होती हैं, तो 3 अपवर्ड मूवमेंट उसके अंदर के राउंड हो गए। अगर मैं बात कर रहा हूँ मेन राउंड, तो मेन राउंड हो गया जो मेन राउंड TFWS राउंड है, राजस्थान राउंड मेन राउंड हो गया, फिर उसके अंदर के जो राउंड होते हैं उनको अपवर्ड राउंड बोलते हैं। तो मेन राउंड तो हो गया आपका मेन TFWS राउंड, राजस्थान राउंड, एक्स सर्विसमैन राउंड, फिर इन सब के अंदर अपवर्ड मूवमेंट्स होती हैं। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है मेन राउंड के अंदर, इफ़ यू नॉट सेटिस्फाई विद अलॉटेड कॉलेज, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है एंड थिंकिंग कि आपकी जो अपर की चॉइसेस हैं वो सारी ओके हैं एंड अपवर्ड देयर इज नो लॉस, अगर आप अपवर्ड करते हैं तो उसके अंदर आपको कोई लॉस नहीं होगा। आपके पास जो कॉलेज आपको मेन राउंड में मिला है वो तो रहेगा ही, अगर चेंज हो जाता है तो आपको ऊपर की चॉइस मिलेंगी, आपको ऊपर की ही चॉइसेस मिलेंगी, नीचे की चॉइस नहीं मिलती। अगर कुछ चेंज नहीं होगा तो जो मिला है वो तो आपको रहेगा ही, अगर कुछ चेंज नहीं होता है तो जो मिला है वो आपके पास रहेगा ही। अगर आपने मेन राउंड के लिए फीस पे कर दी है, तो आपको जो उसके अंदर के अपवर्ड राउंड है उसके लिए बार बार फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेन राउंड में अगर आपने पे कर दिया तो उसके बाद अपवर्ड राउंड के अंदर आप एलिजिबल हैं और उसके अंदर आपको बार बार 10K पे करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि किसी को मेन राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई थी, मेन राउंड के अपवर्ड राउंड में अलॉटमेंट हुई है पहली बार, इसकी चॉइस एग्जॉस्टेड थी, उसको मेन राउंड में अलॉट नहीं हुई बट अपवर्ड राउंड में उसको अलॉट हो गई है, तो उसका फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है तो उसको 10K उसके अंदर पे करने होंगे। अगर वो उस सीट को एक्सेप्ट करना चाह रहा है या फिर उसके अंदर के अपवर्ड राउंड्स में जाना चाह रहा है तब आपको 10K पे करना पड़ेगा। तो इसमें कोई खास रिस्क नहीं है। अगर आप अपवर्ड में देखना चाह रहे हैं तो आपकी जो हायर चॉइसेस हैं उसमें से ही मिलेगा और जो आपको 8% मिला है वो तो आपके पास रहेगा ही, नीचे की चॉइसेस में नहीं जाता है। और इसमें यह है कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैंसिल करा सकते हैं, विड्रॉ करा सकते हैं। आपको 1000 का लॉस है, आपका 1000 डिडक्ट होकर रेस्ट ऑफ 9000 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इट्स डिपेंड कि आप करना चाह रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनकी चॉइस एग्जॉस्टेड होती है वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको अपवर्ड में अगर कॉलेज मिल जाता है वो अपना देख सकते हैं cgadmission.co.in पर जाकर। अगर वहाँ पर उनके स्टेटस में कॉलेज अपडेट हो गया है, अगर वो इंटरेस्टेड है तब उनको 10K पे करना है। अगर कुछ नहीं मिला है तो 10K तो उस केस में नहीं करना है। अगर कुछ मिलता है, अलॉटमेंट लेटर इशू होता है, तभी उस राउंड के लिए आपको 10K वहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है। नेक्स्ट है, आई गेट TFWS सीट बट आई डोंट वांट इट एंड गो टू राजस्थान राउंड, व्हाट टू डू इफ आई नो विड्रॉ फ्रॉम TFWS सीट। क्या राजस्थान राउंड में सीट नहीं मिलेगी? राजस्थान राउंड देखो एक अलग राउंड है, उसके अंदर अगर आप राजस्थान के डोमिसाइल से आपने फॉर्म भरा है तो आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। उसका TFWS में आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, एडमिशन लो ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। राजस्थान राउंड में सीट अलॉटमेंट होगी। अगर आपने सफिशिएंट चॉइस फिल कर रही है, आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड नहीं हुई, आपने नंबर ऑफ चॉइसेस उतनी फिल कर रखी है, तो आपको राजस्थान राउंड में सीट मिलेगी ही मिलेगी। उसका TFWS से कोई लिंक नहीं है। TFWS एक अलग राउंड है, अलग सीट्स पे होता है, सुपरनरी सीट्स पे होता है और राजस्थान राउंड अलग सीट्स पे होता है। तो सीट्स तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप विड्रॉ करो ना करो, लेकिन फिर भी आपको राजस्थान राउंड में सीट तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप TFWS में सीट नहीं चाहते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट होगा ही होगा। तो TFWS का राजस्थान राउंड से कोई लिंक है नहीं है। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप TFWS में सीट लो ना लो, अफोर्ड करो ना करो, विड्रॉ करो ना करो। वो एक अलग राउंड है, उसकी सीट्स अलग होती हैं जो कि सुपरनरी नेचर की होती हैं, वो अलग होती हैं राजस्थान के मेन राउंड से। राजस्थान राउंड के लिए अगर आप एलिजिबल हो, राजस्थानी हो, डोमिसाइल यहीं का है, तो आपको सीट अलॉटमेंट होगा अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ चॉइसेस वहाँ पर फिल की हुई है। सो जो भी राजस्थानी डोमिसाइल है उन सबको राजस्थान राउंड में सीट मिलेगी। इफ़ यू गेट इन TFWS और नॉट, अगर TFWS कॉलेज फाइनल भी कर लो तो भी यू गेट सीट इन राजस्थान राउंड। TFWS राउंड इज डिफरेंट एंड राजस्थान राउंड इज डिफरेंट फॉर ऑल डिफरेंट राउंड फॉर विच यू आर एलिजिबल गेट द सीट्स। तो अलग अलग जितने भी डिफरेंट राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं उन सब में आपको सीट मिलेगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस राउंड की सीट को फाइनल रखना चाह रहे हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज फिजिकल रिपोर्टिंग। फिजिकल रिपोर्टिंग क्या है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाने हैं, कैन वी डू ओनली फिजिकल रिपोर्टिंग डायरेक्टली, क्या मैं डायरेक्टली फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकता हूँ और डायरेक्टली विदाउट ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो फिजिकल रिपोर्टिंग आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में मेन है यहाँ से आपको सीट एक्सेप्टेंस फी कलेक्ट की जा रही है, 10K कलेक्ट की जा रही है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन 10K यहाँ पर फीस देनी है। और आपको लगता है कि आपका फर्स्ट अलॉटमेंट में ही कॉलेज आपने फाइनल कर दिया है, तो आप सेम टाइम पर कॉलेज वालों से बात कर सेम टाइम पर कॉलेज पहुँच सकते हैं, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करा दें। और वहीं पर अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी है तो उनके वहीं पर आप 10K भी जमा करा दें, एक दिन में ही सारा काम करा दें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, अपवर्ड में नहीं जाना है, आपका कॉलेज फाइनल है, तो आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाएँ और वो सारी वहाँ पर कर दें।
रिपोर्टिंग वगैरह, तो आपका एडमिशन सेम टाइम पर सेम जगह पे डन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पर आप फेस टू फेस कॉलेज अथॉरिटी से बात करके रिजॉल्व भी करा लेंगे, क्योंकि आपका कॉलेज फाइनल, आपको अपॉइंटमेंट भी जाना, आपने जो अलॉटमेंट हुआ है उससे आप सेटिस्फाई हैं, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन का पेमेंट करते हुए सेम डेट को या अगली डेट को उनसे कॉल कर बात कर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुँच जाएँ, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑनलाइन तो कंपलसरी है, बिकॉज यू हैव टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी आफ्टर यू गो टू कॉलेज फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी डिपोजिशन। सो अब ये डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करने हैं, वैसे तो मैं इसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने, क्या क्या ले जाना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो मेन राजस्थान का राउंड आएगा उससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। सो अभी के लिए मैं बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सीट एक्सेप्टेंस फी की रिसिप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो होनी चाहिए। इसके लिए आपको आगे पीछे कभी टाइम नहीं मिलेगा, इसको गुम मत करना। सीट एक्सेप्टेंस फीस रिक्वायर्ड, प्रिंट आउट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट लेटर होगा इसका प्रिंट आउट आपको लेकर जाना पड़ेगा। आपने जो रीप के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उसकी एप्लीकेशन आपको लेकर जानी पड़ेगी। अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज वालों के पास भी इसका प्रिंट आउट मिल जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे लॉस्ट हो गया है, आपको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉलेज वाले के पास भी इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हो, तो वो हेल्प कर देते हैं। आधार कार्ड हो गया, क्लास 10 हो गया, जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, मार्क्स शीट ऑफ क्लास 12, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर उनकी डेट में प्रॉब्लम है तो आपको अंडरटेकिंग वाला फॉर्मेट लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट अगर उसके लिए आप एप्लीकेबल हो तो। उसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र है अगर एप्लीकेबल है, इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी है सभी के लिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कुछ डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है तो मैंने बताया आपका एडमिशन कॉलेज कैंसिल नहीं करता है, आपको टाइम दे देता है, आपसे एक अंडरटेकिंग ले लेता है और विद इन ड्यू टाइम आपको वो सारे डॉक्यूमेंट डिपोजिट करने होते हैं और काफ़ी लंबा टाइम भी मिल जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कॉलेज एकदम जल्दी से आपका एडमिशन कैंसिल नहीं करेगा छोटे मोटे इशूज़ की वजह से, तो आप इसलिए घबराएं नहीं। उसके बाद स्टेटस में स्टूडेंट्स को कंडीशनली रिपोर्टेड बहुत मिल रहा है, क्या करना है, रिमार्क में मेडिकल सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्वेरी क्लोज हो जाती है बाय कॉलेज, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट ये सब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर कॉलेज वालों को भी पता है कि आप जमा करा दोगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर कॉलेज वालों को जमा करा दोगे। वो कॉलेज है बस रीप की गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रीप ने वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का चेकलिस्ट में डाल दिया है, तो उनको गाइडलाइन फिल करनी पड़ती है। तो उसके बाद क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट कम होता है तो कॉलेज वालों को मजबूरन आपको कंडीशनली रिपोर्टेड दिखाना पड़ता है, क्योंकि मेन जो इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर रखना चाहिए था, बट इन्होंने चेकलिस्ट में पहले ही डाल दिया और स्टूडेंट के पास माइग्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट है नहीं, क्योंकि माइग्रेशन काफ़ी बोर्ड्स ने भी भेजा ही नहीं है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। तो कॉलेज क्या चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो उसको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग वो आपको टिक मार्क कर रहा है कि आपके पास क्या नहीं है, और क्वेरी भी भेजता है, और क्वेरी भी क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है उसको बहुत जल्दी क्लोज करनी पड़ती है, रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है तो, या फिर स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। तो जिनका भी स्टेटस पेंडिंग आ रहा है तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट रिपोर्टेड कंडीशनली रिपोर्टेड में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंडीशनल रिपोर्टेड में नो प्रॉब्लम इन दिस, व्हेन यू फिजिकली रिपोर्ट कॉलेज देन कॉलेज चेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल रिपोर्टेड से आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, आप लेना चाह रहे हैं तो सेम टाइम पर कॉलेज रिपोर्ट करने जा सकते हैं फिजिकल मोड पर, और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर उनको शो कर सकते हैं और वो आपका स्टेटस चेंज कर देंगे, कंडीशनल रिपोर्टेड से रिपोर्टेड हो जाएगा। और कंडीशनल रिपोर्टेड कॉलेज समझ में नहीं आए तो कंडीशनल रिपोर्टेड के बाद भी आप किसके लिए एलिजिबल हैं, अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। उनको क्या ध्यान देना है कि ये जो स्टेटस पेंडिंग का रहा है, एक तो ये फी पेमेंट का जो स्टेटस है या तो वो आपका अपडेट नहीं हुआ, आपने जो फीस पे कर दी है, फीस तो आपने पे कर दी अपनी तरफ से, बट वो वहाँ तक पहुंची कि नहीं पहुंची या फेलियर हो गया फीस का, तो उस वजह से स्टेटस काफी टाइम तक पेंडिंग आता है। तो इसके लिए आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना है, चेक योर पेमेंट स्टेटस, फीस चेक। उसके अलावा अगर ये भी आपका ठीक आ रहा है, पेमेंट स्टेटस भी ठीक आ रहा है, तो आपको कॉलेज से बात करनी है कि अभी तक, क्योंकि कॉलेज भी वेरीफाई नहीं करेगा जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स या वहाँ से अपने पोर्टल से टिक नहीं करेगा, तो भी पेंडिंग दिखाएगा। और अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, तो इसलिए रीप का जो टिकट जनरेशन का जो मेथड है वहाँ पर जाकर टिकट जनरेट कर इनको भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि अभी तक आपका पेंडिंग आ रहा है, या फिर और भी कोई इशूज़ हैं काउंसलिंग के रिलेटेड जो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो भी आप रीप के थ्रू टिकट जनरेट कर इनको रिपोर्ट कर सकते हैं और हेल्प आपको मिल सकती है। सो नेक्स्ट है हाउ मच टू पे फॉर अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट के लिए कितना पे करना है। अगर अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट टाइम पर आपको अलॉटमेंट हुआ है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट मेन राउंड के अंदर अपवर्ड मूवमेंट आता है, मेन राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ था, अपवर्ड मूवमेंट में अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट टाइम, तो 10 के पे करना पड़ेगा। अगर आप मेन राउंड में पहले ही 10 के पेमेंट कर चुके हैं तो आपको दोबारा अपवर्ड में जाने के लिए कोई 10 के पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और जिनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको भी डायरेक्टली अपवर्ड में जाकर 10 के पेमेंट नहीं करना है। जिनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है उनको अपवर्ड में जाकर 10 के अलॉटमेंट नहीं करना है, उनको अलॉटमेंट का वेट करना है। जब आपको अलॉटमेंट लेटर दिख जाए तब पेमेंट की बारी आती है। जब तक आपके स्टेटस में अलॉटमेंट लेटर नहीं दिख रहा है तब तक आपको किसी भी राउंड के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है। आई डोंट गेट एनी कॉलेज, कैन आई गो फॉर अपवर्ड मूवमेंट बाय पेइंग अमाउंट, तो आपको नहीं जाना है जब तक आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी पेमेंट करके ज़बरदस्ती में अपवर्ड राउंड में एंट्री कर आप कर भी नहीं पाएंगे और जाना भी नहीं है। तो आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से किस टाइम पर आपको 10 के पे करना है। जब आपको अलॉटमेंट लेटर दिख जाए उसके अंदर आप कॉलेज से सेटिस्फाई हैं तब आपको प्रोसीड करना है फर्दर। सो अपवर्ड के लिए अलग से पे नहीं करना है। अगर मैं राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, अगर मेन राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो अपवर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग से पे नहीं करना है। या राजस्थान राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी, मान लो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सभी को अलॉटमेंट होता जा रहा है तो उन्हीं को मिलेगा, मतलब जिन्होंने अभी 10 के पे कर दी उनको राजस्थान, तो ये गलत है। राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट एक अलग प्रोसेस से होगा जो कि 26 तारीख को आएगा, उसके अकॉर्डिंग अलग तरीके से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। और उसमें जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तब उस टाइम पर उसका 10 के पेमेंट करना होगा। उसका इस TFWS या एक्स सर्विसमैन के राउंड से कोई लिंक नहीं है। तो राजस्थान राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए भी अभी TFWS राउंड में पे नहीं करना है, तो आपको अभी कोई पेमेंट नहीं करना है। TFWS राउंड में आपको पे नहीं करना है। राजस्थान राउंड के लिए आप एलिजिबल हो, उसके रिजल्ट का वेट करो। पे तब करना है जब आपको अलॉटमेंट लेटर शो होने लगे किसी भी राउंड में, मेन राउंड की अपवर्ड में भी आपके स्टेटस में।
नेक्स्ट है आई सेलेक्टेड अबाउट 8 लाख व्हेन आई गॉट कॉलेज, मैंने 8 लाख चूज़ किया था ज़्यादा, तो मुझे कब कॉलेज मिलेगा? आई डोंट गेट एनी कॉलेज, कैन आई गो फॉर अपवर्ड मूवमेंट बाय पेइंग अमाउंट? सो इसका आंसर है कि राजस्थान राउंड का जो रिजल्ट है वो 26/7 को आएगा, तो जिनका भी 8 लाख से अबव है उनको एट प्रेजेंट कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी, तो आपको तो अभी चेक करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिनका 8 लाख से अबव था उनको अपवर्ड में भी कुछ नहीं मिलेगा, और अभी आपको जो राउंड चल रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्टली 26/7 को ही आप फ्री बैठ जाइए, और 26/7 को जो रिजल्ट आएगा तो CG राजस्थान वाली जो वेबसाइट है जो मैंने बताई उस पर जाकर आपको डायरेक्टली लॉगिन कर चेक करना है कि आपको क्या अलॉट हुआ है। तो जिन्होंने 8 लाख चूज़ किया था उनको 26/7 तक का वेट करना है और कुछ भी नहीं करना। इफ़ यू फिल्ड सफिशिएंट चॉइसेस एज पर योर रैंक कैटेगरी, अभी कॉलेज नहीं मिला है, 10K पे कर अपवर्ड में नहीं जाओगे, तो अभी आपको कोई 10K पे करके या अपवर्ड में जाने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो और अपवर्ड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं जो कैंडिडेट हैं जो अपवर्ड के लिए मतलब सोचें कि मुझे अलग से पे करना पड़ेगा, राजस्थान में डाउन जाना पड़ेगा, तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हो। तो चेक करते रहो स्टेटस को, अलॉटमेंट लेटर स्टेटस में शो करेगा, और कॉलेज सही लगे तो एक्सेप्ट करना है, तो पे सीट एक्सेप्टेंस की, बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद नो इंस्टीट्यूट इज अलॉटेड, व्हाट शुड आई डू? मुझे कुछ भी अभी तक अलॉट नहीं हुआ, अभी तक अलॉट नहीं हुआ, तो कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, आपका 8 लाख से अबव है, तो आपको तो बिल्कुल 26/7 तक वेट करना है। और जिनका 8 लाख से बिलो था, 8 लाख से बिलो था, तो उनको वही CG वाली जो वेबसाइट है, CG वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि अगर सीट वैकेंट होती है अपवर्ड राउंड्स में, TFWS या मेन राउंड में, तो चांसेस है कि आपको मिल जाए उसके अंदर अपवर्ड राउंड्स में। तो आप उसको चेक करते रहिए इन बिटवीन, चेक योर स्टेटस रेगुलरली बाय लॉगिंग इन योर अकाउंट इफ यू गेट समथिंग इन अपवर्ड TFWS राउंड। नेक्स्ट है ओनली चेकलिस्ट PDF इज अपलोडेड और डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद द, तो चेकलिस्ट की PDF ही देनी है या फिर डॉक्यूमेंट भी उसके साथ अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के जितने भी इशू हैं, तो आपको एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रीप की वेबसाइट पे मिली हुई है, उसमें जस्ट आपको टिक मार्क करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं टिक मार्क करने हैं। तो वैसे तो आपको क्या है कि यही अटैच करनी है, आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने हैं, बट अगर कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका PDF साइज़ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अपलोड होने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आपकी क्लैरिटी है, मतलब कई बार हम साइज़ कंप्रेस हो जाता है, साइज़ बड़ा कर देते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, तो क्लैरिटी खराब हो जाती है। अगर क्लैरिटी भी खराब नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप इसके साथ चेकलिस्ट के साथ अटैच कर सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ अटैच करना चाहो तो इसके साथ एक अटैच सिंगल PDF कर देना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप करना चाहो जो डॉक्यूमेंट्स ऐसा लगता है कि कॉलेज के पास ये डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट थे, तो आप अटैच कर सकते हो अगर PDF के साइज़ में कोई इशू नहीं आ रहा है तो। वैसे तो सिर्फ चेकलिस्ट की PDF अपलोड करनी है राइट टिक करके, बट अगर आपको ऐसा लगता है डॉक्यूमेंट, तो मैंने बता दिया कि करना चाहो तो कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विजिबल होना चाहिए कॉलेज को जो भी आपने अटैच किया, और साइज़ का प्रॉब्लम का इशू नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी PDF बनाओगे तो साइज़ अपलोड होने में दिक्कत ना आए। बट जो कंपलसरी अपलोड करना है आपको, मतलब ये नहीं होंगे तो फिर कॉलेज पेंडिंग में ही डाल सकता है या कुछ भी कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीट एक्सेप्टेंस फीस अपलोड होनी चाहिए प्रॉपर एंड प्रॉपर, फिर चेकलिस्ट प्रॉपर एंड प्रॉपर अपलोड होनी चाहिए, और एक अलॉटमेंट लेटर है ये आपके अपलोड होने चाहिए, वो भी साइन वगैरह होकर, इनके नीचे साइन करने का जो ऑप्शन है उस पर साइन करके आप प्रॉपर अपलोड करेंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ छूट जाते हैं, नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपके वेरीफाई हो जाएंगे। और अगर आपको स्टेटस में ये मिलता है कंडीशनली रिपोर्टेड मिल जाएगा, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई सेलेक्टेड इनकम बिलो 8 लाख, वाई आई डिडंट गेट सीट इन TFWS फर्स्ट राउंड, कैन आई गेट इन TFWS? मैंने तो 8 लाख कम की थी, फिर भी मुझे TFWS में क्यों नहीं सीट मिली? तो अपवर्ड राउंड में मिल सकता है इन राजस्थान राउंड, तो मैं बता चुका हूँ राजस्थान राउंड में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो क्वेश्चन खत्म कि राजस्थान राउंड में मिलेगा कि नहीं, आपको मिलेगा ही मिलेगा। कैन आई गेट इन TFWS अपवर्ड राउंड, तो अगर आपने उस तरीके से कॉलेज चॉइस फिल किए हैं तो आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट श्योरिटी नहीं है ना। तो TFWS सीट क्या होती है, बहुत कम होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, 600-700 होती है, और लगभग 80% स्टूडेंट हैं उन्होंने अपना जो फॉर्म फिल किया है वो बिलो 8 लाख करके ही चूज़ किया है। तो 600-700 सीट है, लेकिन लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट ने 20% को छोड़ दें, 15-20% को, तो सबने यही फिल किया और सीट लिमिटेड है 600-700, तो सभी को तो मिल नहीं पाएंगी जिनकी मेरिट हाई है, और जिन्होंने लोअर कैटेगरी के कॉलेज चूज़ किए थे, बहुत डाउन कॉलेज चूज़ किए थे, तो उनको TFWS सीट मिल पाएगी। आप ये सोचो आपने हायर कॉलेज भी चूज़ कर ली और आपकी रैंक भी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको TFWS सीट तो कहाँ से मिल पाएगी? तो नहीं मिल पाएगी उस केस में, क्योंकि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी और आपने सिर्फ हायर कॉलेज ही वहाँ पर चूज़ कर रखे थे, अच्छे कॉलेज, लोअर कैटेगरी के कॉलेज चूज़ नहीं किए थे, तो आपको वो नहीं मिल पाएगी। एंड TFWS ऑल्सो डिपेंड ऑन योर कॉलेज चॉइस, तो आपकी ये कॉलेज चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि आपने लोअर ऑर्डर के कॉलेज चूज़ नहीं किए होंगे तो भी आपको कहाँ से मिल पाएगी, क्योंकि जितना लोअर सब में 3-3 सीट होती है, जब आप लास्ट तक के कॉलेज को चूज़ करोगे तब आपकी सीट वहाँ पर बढ़ेंगी। अगर आपने लास्ट तक के कॉलेज ही चूज़ नहीं करे, ऊपर वाले तो टॉप रैंक से फिल हो जाएंगे, आपने नीचे के जो कॉलेज है लोअर कॉलेज चॉइस नहीं करे क्योंकि सीट लिमिटेड है, तो कहाँ से आपको TFWS मिल पाएगी? जैसे अभी जो TFWS के राउंड है तो वहाँ पर स्टूडेंट जनरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं TFWS को, तो जैसे जैसे TFWS के मेन राउंड से अपवर्ड राउंड से अगर सीट वैकेंट होती जाती है, सीट खाली होती जाएंगी, तो जिनका भी चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है, नहीं मिली है, तो अपना स्टेटस चेक करते रहें, हो सकता है उनको अपवर्ड के राउंड में उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको सीट वहाँ पर मिल जाए, इसलिए स्टेटस चेक करते रहें। और राजस्थान राउंड में मैंने बता दिया कि आपको वहाँ पर सीट मिलेगी अगर आपने कॉलेज उसके अकॉर्डिंग फिल कर रखा है, अगर आपका चॉइस एग्जॉस्ट नहीं होगा, आपने प्रॉपर वहाँ पर कॉलेज चॉइस फिलिंग कर रखी है अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पर सीट अलॉट हो जाएगी। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम फीस भी देनी है क्या? तो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम पे कॉलेज ऐसे ही फी डिमांड करेगा, फी तो आपसे डिमांड करेगा, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेगा और आपकी कॉलेज की फीस भी आपसे मांगेगा, और फी सेमेस्टर वाइज पे करनी होती है। फिजिकल रिपोर्टिंग पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी डिपोजिशन दोनों ही होता है। डॉक्यूमेंट नॉट कंप्लीट कॉलेज गिव्स यू टाइम, अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए कॉलेज टाइम देगा, आपसे अंडरटेकिंग लिखा देगा कितने टाइम तक आप जमा करा दोगे, एंड वहाँ पर अदरवाइज वो आपसे ले लेगा कि अगर नहीं टाइम पर जमा कराए तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, होगा नहीं बट बोलते हैं हो सकता है, तो आपको टाइम मिल जाता है आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट वगैरह करने के लिए, और उससे घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड राउंड में सीट मिल गई पर मुझे नहीं चाहिए, 10,000 देकर राउंड 6 में बैठ सकता है क्या, और क्या दोनों में एक को चूज़ का ऑप्शन रहेगा क्या? तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट अभी तक भी कंफ्यूजन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ कि इट्स ऑन यू, अगर नहीं लेनी तो डोंट पार्टिसिपेट एंड डोंट पे फी। फॉर्म फिल कर रखा है तो राउंड 6 का अलॉटमेंट होने से पहले कोई फी डिपॉजिट नहीं करनी है, जब अलॉटमेंट हो जाए और अलॉटमेंट लेटर में कॉलेज दिख जाए उसके बाद ही आपको 10K पे करनी है। समझ गए होंगे, कई बार मैं बता चुका हूँ।
उसके बाद क्या मुझे मेरी रिजर्वेशन कैटेगरी का एडवांटेज मिलेगा सीट अलॉटमेंट में, कैटेगरी रैंक क्या है, हाउ इज सीट अलॉटमेंट डन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि उनको उनको जनरल सीट मिल रही है, उनको उनकी रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये गलत है, आपको आपका रिजर्वेशन का एडवांटेज मिल रहा है, आपको आपकी कैटेगरी का एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो आपको आपकी कैटेगरी की सीट अलॉट नहीं होगी। आपकी कॉलेज चॉइसेस और ब्रांच चॉइस के फिलिंग के अकॉर्डिंग आपको आपकी जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट होगी, आपको कैटेगरी सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज और ब्रांच चॉइस फिल किया है। तो हर कॉलेज जो भी ब्रांच आपने फिल की है, सभी यहाँ पर जो कट ऑफ निकलती है वो ब्रांच वाइज कट ऑफ निकल जाती है, ब्रांच वाइज कट ऑफ निकल जाएगी। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनकी कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी को क्लिक कर रही है तो उनको जनरल कैटेगरी में अलॉटमेंट हो जाएगा, उनके ऊपर की चॉइसेस के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा लगता है कि उनकी जो चॉइस है वो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पा रही है और अपर की जो चॉइस है उसके अंदर जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रही है, और उसके पास मान लीजिए SC या ST का एडवांटेज है, मान लीजिए MBM जोधपुर है, MBM जोधपुर की CSE ब्रांच है। तो CSE ब्रांच के अंदर अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का जनरल की जो कट ऑफ निकली है, इसके हर ब्रांच की मैंने बता दिया कट ऑफ निकलेगी। तो CSE ब्रांच की अगर कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको जनरल में अलॉट होगी। अगर आपकी फर्स्ट चॉइस है, मान लीजिए आपकी जनरल कट ऑफ में नहीं आ पा रही है, तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट चॉइस पर आपको चेक किया जाएगा, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपकी कैटेगरी के अंदर सीट वैकेंट है तो फिर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का एडवांटेज मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज सब कट ऑफ अलग अलग दे रखी है, इस तरीके से सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। सो यस, आपको इसका एडवांटेज मिलता है। कॉलेज अलॉटमेंट टाइम पर रिजर्वेशन एडवांटेज मिलेगा इफ यू बिलोंग्स टू एनी कैटेगरी। एवरी ब्रांच की कट ऑफ अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो आपको जनरल सीट अलॉट होगी। अगर आप जनरल कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हो तो आपको आपकी कैटेगरी रैंक का एडवांटेज मिलेगा। मतलब जो कॉलेज आपकी अपर चॉइस में फिल हुआ है वो आपको जनरल की रैंक से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, तो फिर आपको कैटेगरी एडवांटेज देते हुए आपको उसमें कैटेगरी सीट वैकेंट है तो आपको कैटेगरी एडवांटेज देकर वहाँ पर सीट अलॉट कर दी जाएगी। कुछ कैटेगरी सीट पे कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं हो पाते तो उनको मर्ज कर सीट अलॉट होता है। तो काफ़ी जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उतने कैंडिडेट मिलते ही नहीं है। जैसे MBC के अंदर फीमेल कैंडिडेट उतने नहीं मिलते हैं तो वो सारी सीट मर्ज हो जाएंगी। ST के अंदर TSP के कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वो सारी सीटें मर्ज हो जाएंगी। आपकी मान लो ST के अंदर TSP नहीं मिले तो वो ST के अंदर ही मर्ज हो जाएगी, और फिर ST के भी टोटल कैंडिडेट नहीं मिले तो वो जनरल में मर्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि सीट्स भी क्या होती जाएंगी, मर्ज होती जाएंगी, सीट्स भी मर्ज होती जाएंगी। पहले आपकी खुद की अंदर की कैटेगरी में इनसाइड कैटेगरी मर्ज होंगी, और आपकी इनसाइड कैटेगरी के अंदर भी अगर कैंडिडेट नहीं मिले तो वो जनरल कैटेगरी में आपकी सीटें क्या मर्ज होती जाएंगी। तो इस तरीके से पूरा अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद भी कैंडिडेट नहीं है तो वो जनरल में मर्ज होती जाती है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। TFWS में पे नहीं किया तो राजस्थान राउंड में जा सकते हैं क्या? यस, ऑल राजस्थानीज एलिजिबल फॉर राजस्थान राउंड इफ दे फिल्ड रिफॉर्म एंड गेट सीट इफ फिल्ड। अगर आपने सफिशिएंट कॉलेज वहाँ पर चॉइस में फिल किया है तो आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर कॉलेज जरूर ही मिलेगा। तो ये कई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी पर डाउट है। तो TFWS में आप क्यों फीस पे करोगे जब आपको कुछ अलॉट ही नहीं हुआ है, तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है तो वहाँ पर पे करने की कहाँ जरूरत आ रही है। जब आपको अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाए, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ऑफर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तभी तो पे करोगे। नेक्स्ट है, मुझे एक्स सर्विसमैन से कॉलेज अलॉट हुआ है, अब मुझे राजस्थान राउंड में कॉलेज मिलता है तो पहले वाली सीट कैंसिल हो जाएगी या नहीं? देखो, ऑटोमेटिकली सीट कैंसिल नहीं होगी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली सीट तो कैंसिल नहीं होगी, आपको कैंसिल के अप्लाई करना होगा। कैंसिल करोगे तभी फी रिफंड होगी, तो फी रिफंड होगी। बट कैंसिल नहीं भी करते हो तो भी आपको राजस्थान 6 का जो 6th राउंड है 26/7 को जो आएगा उसमें सीट अलॉट होगी। मान लीजिए अभी तक आपने एक्स सर्विसमैन की नहीं करी है तो भी आपको राजस्थान राउंड में सीट तो अलॉट होगी तो ऑटोमेटिकली नहीं होता है सब कुछ। आपको अगर एक्स सर्विसमैन वाला राउंड अलग है और राजस्थान राउंड अलग है, अगर आपको एक्स सर्विसमैन वाली सीट छोड़नी है तो आपको खुद से उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। नहीं भी कराते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको राजस्थान की जो सीट है उसमें आपको नहीं अलॉट करें, उसमें तो आपको अलॉट होगा अलग से। अगर आपकी सीट आपने उतने कॉलेज उसमें सेलेक्ट कर रखे हैं, आपने काउंसलिंग चॉइस फिल्म सही से भर रखा है तो आपको सीट वहाँ पर अलॉट होगी। सो राजस्थान राउंड में हर राजस्थानी डोमिसाइल को सीट अलॉट होगी अगर अपनी कॉलेज चॉइस फिलिंग में सफिशिएंट सीट फिल कर रखी है। राजस्थान राउंड इज नॉट लिंक टू TFWS और एक्स सर्विसमैन राउंड, वो उनसे लिंक नहीं है, वो अलग राउंड है। वहाँ पर आपको अलग से रिपोर्टिंग, सीट कैंसिलेशन का अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा और राजस्थान राउंड के लिए आपको अलग से सारे प्रोसेस करने होंगे। उसके बाद माई स्कूल डोंट प्रोवाइड मी TC, मतलब काफ़ी स्कूल TC नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि माइग्रेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट से एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आपको सबको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनके पास माइग्रेशन नहीं है अपने एक्सक्यूज देने के हमें माइग्रेशन नहीं दे रहे, स्कूल वाले हमारा बोर्ड देता नहीं है, तो मैं बता दूँ अभी तो प्राइवेट कॉलेज तो आपको एडमिशन दे देंगे बट आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी, एडमिशन फीस भी ले लेंगे। बट अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है, आपने माइग्रेशन नहीं है तो आपको एनरोलमेंट ही नहीं हो पाएगा आपका यूनिवर्सिटी में। विदाउट माइग्रेशन योर फाइनल एनरोलमेंट नॉट पॉसिबल। कॉलेज तो आपको एडमिशन ले लेगा बिना माइग्रेशन के लिए, फिर लास्ट में आपसे फीस लेकर जब आपकी फीस मतलब 14 तारीख निकल जाएगी, जब तक फीस आपकी विड्रॉ होती है, फिर कॉलेज आपकी 1 साल की फीस खा जाएगा और बोलेगा कि आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके पास माइग्रेशन नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स आप पहले ही कंप्लीट कर लें। तो कुछ कह रहे हैं कि उनका बोर्ड देता नहीं है, अगर देता नहीं है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो भी आपको कुछ प्रूफ तो अपने बोर्ड से लाना पड़ेगा कि ऐसा प्रोविजन है कि वहाँ पर माइग्रेशन नहीं दिया जाता है, या फिर अपने स्कूल से लिखाकर देना पड़ेगा कि माइग्रेशन का प्रोविजन नहीं है। बस आपके बोलने से नहीं मानेगा कोई भी कॉलेज कि आपने बोल दिया कि हमारा बोर्ड नहीं देता है। तो आपको क्या है कि अगर ऐसा इशू है तो आपको अपने स्कूल से या अपने बोर्ड से रिटर्न में लिखाकर देना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे। और ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज का भी इससे कोई मतलब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट पहुंचेगा तभी आपका एनरोलमेंट वो करेगी। अगर कोई रीजन है मिलता है नहीं मिलता है तो आपको एक लेटर यूनिवर्सिटी को देना पड़ेगा कॉलेज के थ्रू, तभी वो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बिना माइग्रेशन की प्रॉब्लम रहेगी और कॉलेज को कोई फर्क नहीं पड़ा आप उसको माइग्रेशन देते हो या नहीं देते हो। वो तो आपको प्राइवेट कॉलेज जनरली एडमिशन दे देते हैं बिना माइग्रेशन के भी, लेकिन आपको आगे चलकर दिक्कत आएगी। कॉलेज को तो फीस मिल जाएगी, फिर वो बोलेगा आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास माइग्रेशन नहीं है, आपकी गलती है। तो इन सारी चीज़ों से अवेयर रहें। उसके बाद TC है, TC इंपॉर्टेंट है। जो टॉप कॉलेज हैं और टॉप ब्रांचेस चूज़ की है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट मतलब चेक करते हैं। तो आपको आपसे हर डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो भी मैंने डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में बताए थे, या फिर अभी उसमें कुछ अभी नहीं बताए हैं, जैसे TC हो गया, CC हो गया और भी कई हैं। तो जो टॉप कॉलेजेस हैं वो प्रॉपर तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं एज पर रूल्स। तो TC आपको जनरली मिल जाती है और TC आपको ले लेनी है। अगर आप
टाइम पर टीसी नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज टाइम तो दे देता है, बट आपको टीसी जमा करानी होती है अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन। बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, छोटे मोटे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर टीसी दो नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से कोई इशू नहीं आता है। टीसी की वजह से कोई आपके खास इशू आएगा नहीं जनरली। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वजह से भी कोई खास इशू नहीं आता है, बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं, टॉप के कॉलेज हैं, वो तो आपसे मांगेंगे ही। तो इसमें टीसी भी बिल्कुल सिमिलर सीसी है। आपके यूनिवर्सिटी को टीसी और सीसी से यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी को सिर्फ माइग्रेशन से लेना देना है, और टीसी और सीसी का मतलब सिर्फ कॉलेज से लेना देना है। कॉलेज से लेना देना है, कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको टीसी या सीसी में छूट देता है कि नहीं देता है। माइग्रेशन में तो कॉलेज छूट दे नहीं सकता क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाता है, तो टीसी या सीसी की छूट कॉलेज के हाथ में अगर दे सकता है तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो इन केस नहीं देगा, और मतलब इन केस अगर आपको नहीं दोगे और एडमिशन भी लो लोगे, मतलब एडमिशन ले लेते हो, कॉलेज आपको अलाउ कर देता है बिना इसके टीसी और सीसी के, तो जब आप डिग्री कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद कॉलेज भी कई बार काफ़ी कॉलेज बोल देते हैं कि आपने एडमिशन के टाइम पर टीसी सीसी नहीं दिए थे, तो हम भी आपको टीसी और सीसी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी आपको देने से मना कर देते हैं काफ़ी कॉलेजेस। ये मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ कि मना कर दिया जाता है कई बार। तो इसलिए टीसी सीसी अभी आप कलेक्ट कर लें अपने स्कूल से तो बहुत अच्छा रहेगा। और स्कूल वाले ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हैं कि टीसी नहीं देते, सीसी नहीं देते, तो राजस्थान के अंदर तो ऐसा कोई रूल है नहीं, टीसी मिलती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलती है। टीसी देने से कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी स्कूल मना नहीं कर सकता टीसी देने से। और अगर मना कर रहा है तो आप उनके लिए आगे बात कर सकते हैं, उनकी शिकायत आगे कर सकते हैं अपने बोर्ड से। टीसी सीसी के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। इस देयर एनी स्पॉट राउंड और स्पेशल राउंड इन रीप? यस, स्पॉट राउंड डायरेक्ट एडमिशन का राउंड होता है। जब सारे रीप के राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर जो भी वैकेंट सीट रह जाती है रीप काउंसलिंग के बाद, तो उन पर डायरेक्ट एडमिशन होता है, जिसको स्पॉट राउंड एडमिशन बोलते हैं। तो ये कॉलेज लेवल पर होता है, तो इसका काफ़ी कम टाइम मिलता है डायरेक्ट स्पॉट राउंड में। तो इसका मैं अभी टाइम है, जब भी आएगा तो मैं डिटेल में आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि किस तरीके से स्पॉट राउंड होता है, कैसे पार्टिसिपेट करना है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज आर गोइंग टू बी क्लियर। मुझे लगता है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। So I hope this video clears most of your doubts about REEP 2025. If you have more questions, drop them in the comment box and I will try to answer them. But don't forget to like, share and subscribe for more useful updates. All the best for your engineering journey. So meet you in next video. Till then, thank you. Bye bye. Take care.